साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी तकरीरें सुनने के लिए दुनिया भर में लोग इकट्ठा होते हैं। एक ऐसा शख्स जो 28 साल से राजनीति में है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपनी बात बेबाकी से कहते हैं और अपनों के लिए लड़ते हैं। प्लीज वेलकम असदुद्दीन ओवैसी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारी आज की जज, हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्ढा को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इजाजत चाहेंगे आज की जज कुमकुम चड्ढा की। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पॉलिटिकल करियर पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए। हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकला और आज भी आरएसएस में है। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में पहली बार आंध्र प्रदेश असेंबली के एमएलए का चुनाव जीते। 2 बार एमएलए बनने के बाद असदुद्दीन ओवैसी 4 बार हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस के लिए असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न की उपाधि से नवाजा जा चुका है। सियासत के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज की भलाई के लिए भी काम करते हैं। दारुस सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले कई प्रोफेशनल कॉलेजेस को चलाते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंसेस इसरा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करवाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के जरिए भी गरीब लोगों की मदद करते हैं। द रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी का नाम बार बार शुमार होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM को नेशनल लेवल तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव जीतकर अपने विरोधियों को चौंकाया है। पेशे से वकील, लंदन के लिंकन्स इन बार एट लॉ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। ओवैसी साहब, ये सच है कि आपका राजनीति मानने का कोई इरादा नहीं था, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे? जिंदगी में मुक़द्दर के फैसले आप और हम नहीं करते, वो तय करने वाला ऊपर वाला होता है। तो हाँ, एक उस जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुज़ुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए, तो हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर थे। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 या 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद क्रिकेट का करियर ख़त्म हो गया। हम बड़ा नुकसान कर दिया आपने क्रिकेट का, अच्छा बॉलर मिस कर दिया हमने। नहीं, मेरा फ़ायदा हो गया। भाई आज नहीं मालूम, देखिए खेल में क्रिकेट में नहीं मालूम क्या होता था, बट ये मेरे साथ जितने भी हमारे साथी थे माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन बैट्समैन थे, बॉलर थे।
बट यही है कि ज़िंदगी का एक सफ़र है, किस मंजिल पर किस राह पर लेकर जाती है आपको नहीं मालूम होता उस वक्त। उसके बाद आप वकील बनना चाहते थे? हाँ, वकालत मैंने LLB किया लंदन से, फिर लिंकन्स इन से बार लॉ किया। मैं US जाकर LLM करना चाहता था, मगर हमारे वालिद ने कहा कि बैरिस्ट्री करो, और फिर मैंने किया, उनकी दुआ थी, कामयाब हो गया, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडॉनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड के स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे वक्त की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। आज नहीं है, आज नहीं है। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा? नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद की एक तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं पहनता हूँ मैं। लेकिन सियासत में आ कैसे गए आप? मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, मैं एक ही MLA जीता हमारे पार्टी से, सिंगल MLA था, तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में MLA बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सांस लिए, फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। मैं, अम्मा आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया, तो इसी में चले हैं, तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप ये रजत जी, आपको पुराने ज़ख्म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ। एक दो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से, पूछिए। अभी UAE में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो UAE का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो UAE का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर UAE हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। UAE में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मज़हब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नोन फैक्ट है, वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत, डेमोक्रेसी बची हुई है तो वो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, मगर उस सबको, मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर MP का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, UP से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है।
लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक, अरे भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिए पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीक़ा ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलए को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे। हम लोग 4 साल मेहनत किए और 5 एमएलए सीमांचल, जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी, मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाद में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए, बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे। मैं भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, बोला नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको, आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को, बेईमानों को आपने खरीद लिया। और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया, कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है, अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील, मजा आ रहा है आपको अभी। तेजस्वी क्या गलती है, चाचा ने पलटी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मर्तबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये कितना पॉलिटिकल ऑपोर्चुनिज्म क्या है। इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं। मैं समझ रहा हूं आप कहां लेकर जा रहे हैं मुझे, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं उस जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा, मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है, ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप, कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहां तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी कुछ नहीं करी, लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहां पर जो सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत खराब है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेटा है उसका। और आप बजट क्या देते हैं, बजट भी बिल्कुल कम देते हैं, मगर मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमज़ान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम खुश, अरे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह दिया। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हो रहा, मगर तुम्हारा क्या और बिस्मिल्लाह हो रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको फ़ायदा तो पहुंचाइए। आप फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। अब आप देखिए वो जो वहाँ गड़बड़ चल रही है, शाहजहां शेख, बिल्कुल, आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते, आप क्यों उनको आगे लेकर आ रहे हैं। अब बीजेपी को मौका मिल गया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि शाहजहां शेख के दोनों साथी हिंदू हैं,
तो ये चीजें हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद मैं खुद जाकर देख कर आया हूं, वहां बुरा हाल को है। तो मौका इसलिए भी मिल रहा है, आजकल सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अशोक चौहान भी बीजेपी में चले गए। नहीं, यूपी में जितने समाजवादी पार्टी के अपर कास्ट एमएलएस थे, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। जयंत चौधरी साहब की पार्टी के जो 9 एमएलए में 2 मुसलमान हैं, वो भी बीजेपी को वोट दे दिए। अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे नांदेड़, जब कभी भी नांदेड़ जाता था मैं, बोले ये बी टीम आ गई, बच के रहो इससे, अब वहीं जाकर बैठ गए जहां हमको बोलते थे कि हम मिले हुए हैं। बहुत से अच्छा है, बेनिकाब हो रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग सेकुलरिज्म का नाम हिमाचल प्रदेश में तो सरकार ही पलट जाएगी। बिल्कुल सरकार चले गई, सरकार बिल्कुल चलेगी। अब अच्छा ये हुआ कि मैं 10-15 दिन पहले हिमाचल नहीं गया, अगर वहां जाते तो मुझ पे इल्जाम लगाए थे कि वहां पर जाकर इसने किया। इनके ही एमएलएस चले जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और गैर जरूरी के अभिषेक मनु सिंघवी साहब को उन्होंने हरा दिया। बेहतरीन लॉयर, आपने उनको हरा दिया वहां पर। यही इनकी गलती है। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप में करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। आप नरेंद्र मोदी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करेंगे तभी तो आपको कुछ कामयाबी मिलेगी। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम उनसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं, तो लीजिए, भुगतिए। जाटों का लीडर रहेगा, ठाकुरों का रहेगा, ब्राह्मणों का रहेगा, यादवों का रहेगा, कुर्मियों का होगा, कुशवाहा का होगा, मराठाओं का होगा, दलितों में 2 बरादरियों का होगा, ओबीसी का नेता होगा। भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मगर मुसलमानों का कोई नहीं होगा। भाई 17 करोड़ आबादी है और आपकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? तो भाई 28 साल हो गए आपको कोशिश करते करते, आप क्यों नहीं खड़ी कर सके लीडरशिप? सर मैं आपको कह रहा हूं 28 साल जो मरज 45 साल से कैंसर की तरह फैल गया हो, वो 28 साल में खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो मुसलमानों ने की पोस्ट इंडिपेंडेंट, लखनऊ के उस मैदान में खड़े होकर कहना कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पॉलिटिकल लीडरशिप से हट जाएंगे और हम इस पार्टी पर भरोसा करेंगे। जिस पार्टी पर आपने भरोसा किया, उसी पार्टी ने जीबी पंत के जमाने में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखा दी। उसी पार्टी ने मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली का फसाद हुआ। बताइए फिर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपीज हैं? लेकिन एक ये भी सच है ना कि जो देश के मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करते। उनको लगता है ये बीजेपी को मदद कर देंगे। नहीं, ठीक है, मुझ पे भरोसा मत करिए, मुझे खारिज कर दीजिए। तो एक शायर का शेर है कि अगर अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। तुम अपना ही नहीं बनना चाह रहे। भाई आप किसी मुसलमान को पूछिए, हाँ ये सब बातें सही हैं, बनो लीडर। बोले नहीं अभी वो हमारे पास वो नेता हैं, हमारे पास वो पार्टी है, हमारे पास। भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। क्या तो आपसे कहते हैं ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नहीं वो ऐसा है ना, रजत जी अपने कॉलेज के जमाने का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक दास्तान है। तो मेरा मामला ऐसा नहीं है। मैंने कह रहा हूं कि भाई तुम मुझे नहीं चाहोगे, ठीक, कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाह लो। भाई आप किसी को तो चाह लो, किसी को तो अपना लो। तुम कब तक सिर्फ बेवफाई की दास्तान बयान करते फिरोगे? भाई किसी को तो अपना लो। जब सिखों ने अपनी लीडरशिप बना ली, तो भाई हर बरादरी की एक लीडरशिप है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर जहां पर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आएगी, ओह जिना की याद ताजा हो जाती। अरे भाई जिना को हमने ठुकराया, हम रिजेक्ट किए जिना को, इसलिए तो आज यहां पर हैं हम और रहेंगे सुबह क़यामत तक। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी तो इसी तरह हम लोगों को घसीटा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और इंसाफ नहीं होगा। इसको लेकर मेरे पास कुछ इल्जामात हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह, फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल है।
अगर चाहिए आपको स्किन ग्लो तो बोलो हेलो। एलोवेरा, नीम, हल्दी व मंजिष्ठा जैसी जड़ी बूटियों से तैयार नेचुरल पतंजलि एलो कांति जेल ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको दे प्राकृतिक ग्लो। जिंदगी स्वाद है, स्वादी जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग, योग गुरु स्वामी रामदेव के संग, सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 years of trust। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। जो भी आया हैरान रह गया। तो रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? दिल के सारे राज खोल गया। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लोगों का प्यार जो है ना, यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। अलग अंदाज का मुरीद बन गया। जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे रजत जी जैसा वकील चाहिए। बड़ी से बड़ी बात कह गया। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार आपकी बात अब जब कहेंगे ना, तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा। 30 साल से देश के दिल की आवाज, आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये दोहरी चाल चलते हैं। ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आपकी तकरीरों में बहुत सुनाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी बाकी नेता हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। तो मेरा मानना यह है कि मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। मैंने कहा था ये, ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या मोदी से? एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे में बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने लोग। 306 सीट पर बीजेपी जीतती है और हम लड़ते हैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाया। किशनगंज लड़ते हैं, किशनगंज में हम 3 लाख वोट लेते हैं,
कांग्रेस का उम्मीदवार 3.5 लाख वोट लेता है, एक ही सीट जीती है गठबंधन। चलिए 3 ही हो गए, भाई मोदी कैसे जीते 306? इसका जवाब नहीं देते। वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हर लीडर पे ईडी का केस है, सीबीआई का केस है, एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ईडी नहीं पहुंची। नहीं, अब देखिए मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहूं कि मेरा जख्म यहाँ है, मुझे यहाँ मार लगा, मुझे यहाँ मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिरूं, रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया? होता है। अच्छा, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा जाहिर है ईडी मेरे पास आएगी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत की दुकान है उसके दरवाजे ओवैसी के लिए बंद हैं। अरे भाई सर बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि वो दरवाजा बंद ही रहे हमेशा के लिए। गरीब का दरवाजा तो मेरे लिए खुला है, जो इंसाफ पसंद है उसका दरवाजा मेरे लिए खुला है। जब दिलों में हम आ चुके हैं तो ये अब उसका क्या करना है? देखिए, इसका असर ये है ना कि मोदी के खिलाफ जो अलायंस बना है उस अलायंस में तो आपको जगह नहीं है। नहीं, पहले ही ऐलान हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था कि ओवैसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एलीट क्लब है भारत के सेकुलर चौधरियों का। तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, मैं कहां जाऊं वहां पर? तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि आपको दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ेगा। मैदान ऐसा ही बनाएगा, जाएंगे। नहीं बुलाना चाहे तो मैं क्या करूं? मगर एक बात सुनिए, यूपीए की सरकार में 2004 से 2012 में अच्छे थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चले गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी साहब के साथ वोट दिए मनमोहन सिंह के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के लिए वोट दिया जब मैं दूध का दुल्हावा था। अब देखिए अचानक अब कितना बदल गया माहौल। अब एक जमाने में आप ही कहते थे कि आप सबकी लैला हैं, अब आप ऐसी लैला हैं जिसका कोई मजनू नहीं है। तो ऐसा है ना कि लैला मजनू की दास्तान सच्चाई पर है, और ये कम से कम 1400 साल पुरानी दास्तान है, मगर आज भी लोग लैला को याद करते, कल भी लोग लैला को याद करेंगे। तो मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। जिक्र खैर तो होगा भाई, जिक्र खैर। अब आपकी अदालत किसके नाम से याद किया जाएगा? जज जी आपके नाम से याद किया जाएगा, चाहे कोई कॉपी कर ले, कुछ कर ले, मगर ओरिजिनल तो आप ही हैं। तो वैसे ही लैला ओरिजिनल है, याद होगा, कोई बात नहीं। यूपी से किसने मुझे फिगर्स भेजी हैं, कुछ सीट हैं बिजनौर की, सुल्तानपुर की, फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़े थे, और वो इस वजह से हारे कि इन जगहों पर आपके कैंडिडेट थे। यूपी में 400 सीटें हैं, कांग्रेस लड़ी 400, जीती 2, मगर कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगेगा। बहन जी ने लड़े 400, जीते 1, कोई कुछ नहीं बोलेगा। असदुद्दीन ओवैसी लड़े बाबू सिंह कुशवाहा के साथ अलायंस में 100 सीटें लड़े, हम 1 भी नहीं जीते। मगर जो 400 लड़के 2 और 1 जीतते हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे पार्लियामेंट का, 17 का असेंबली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। 4 चुनाव हारने के बाद भी उनको आज भी लोग कहते हैं कि भैया तुझ पे जान कुर्बान, और हम दरी बिछाएंगे मगर मंच पर नहीं आने देंगे। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव पोलराइज होता है और मोदी को इसका फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एक बात छेड़ दी है, मैं पहले कभी नहीं कहा था, ये बात आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं, और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पे आ ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती, बोले अरे वाह ओवैसी साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको। मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए,
और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हजरत और कोशिश करेंगे। बोला ठीक है कोशिश करिए। वो कोशिश चल रही है अभी तक। तो मैं तो तैयार था। बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाके मिला दोनों से। मैं सर देखिए हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, चाय पीजिए कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक हैदराबाद से आके लड़ने का? मिला भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत में भरोसा है। मैं तो किया अख्तरुल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आए, कोई तैयार नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहां पर है? अगर ओवैसी से पोलराइज हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह से जीत रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। अब तो वो 370 का दावा कर रहे हैं। अब किसको बनाएंगे इल्जाम? मुझ पे डाल देंगे। मैंने हर चीज आप मुझे दूल्हा बनाएंगे और खुद दूल्हा नहीं बनना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस बारे में। आप मुझे इल्जाम लगाएं, कैसा इल्जाम है भाई? आप 300 सीट CAA का कानून बन गया, ट्रिपल तलाक, क्या क्या हो गया, UCC हो रहा है तो ओवैसी जिम्मेदार है भाई। आपकी जो सियासत है 60 साल की वो नाकाम साबित हुई है। जो आप कह रहे थे कि कंपोजिट कल्चर सेकुलरिज्म, वो कहां गया सेकुलरिज्म? बताइए मुझे। कब मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में इक्वल नंबर पर थे? नहीं थे। कहां पर थे? जब यूपीए की सरकार थी तो माइनॉरिटीज का बजट टोटल बजट का 0.01% था। अब मोदी जी ने उसको 0.001 कर दिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों ने हमें एक मुश्त वोट दिया तो हम जीत गए, असेंबली में अपनी सरकार बना ली, हरा दिया बीजेपी को। नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए पार्लियामेंट में आप 26 जीत जाइए। पार्लियामेंट आ रहा है 26 के 28 में 26 जीत जाइए आप। चलिए बताइए हमको कितने मुसलमानों को आप टिकट देंगे एमपी का? बताइए हमको। आप जब क्रेडिट ले रहे हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी को, तो आप एमपी का टिकट दीजिए, उनको नहीं देंगे। आप उनको बड़े बड़े ओहदों पर रखिए, नहीं देंगे आप। तो वोट लेना आता है भाई। एक अनरिटन रूल हो चुका है भारत की राजनीति में कि जिसको मुसलमान के वोट चाहिए उससे कह दो मुसलमान दूर रहे और वोट हमको दे और खामोश रहे। मोदी जी का क्या है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, मार्जिनलाइज कर दो इनको। इलेक्शन हो जाएगा तो फिर मोदी जी बोलेंगे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, भाइयों बहनों सब होगा। तो इसीलिए तो आपको मोदी जी की बी टीम कहते हैं। बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मुसलमान का बात तो आप ही उठाते हैं सबसे आगे बढ़ के। नहीं, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब समाजवादी बीजेपी का कैंडिडेट अपर कास्ट हिंदू है राज्यसभा का और पूरे अपर कास्ट लोग उसको वोट देते हैं कि हमारा भाई आ गया। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अकाली दल लड़ती है, भगवत मान आप लड़ते हैं, सिख को वोट देता है, दूसरा भी वोट मिलता है उनको, मराठा को वोट देता है। और पार्टी खुद टिकट देकर देती है ना कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने समुदाय के ज्यादा लोग हैं, उनको दो आप वही तो देते हैं। अब जैन चौधरी को ले क्यों आए हैं? क्योंकि वो जाट हैं भाई। वेस्टर्न यूपी में उनको स्वीप करना है बीजेपी को, जैन चौधरी को ला लिया आपने रितेश पांडे को क्यों लिया? क्योंकि अपर कास्ट के हैं वो। ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं। तो आपको क्यों नहीं कोई लेके आता कि इनके पास भी मुसलमान वोट हैं? नहीं, मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान जितने 17-18 लोकसभा के चुनाव हुए वो सिर्फ वोट डालने वाले बने, वोट लेने वाले नहीं बने हैं वो। जिस दिन हम वोट लेने वाले बन जाएंगे भारत की राजनीति और मजबूत होगी। और सवाल ले सकते हैं? भारतीय राजनीति में 2 बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, भाजपा या फिर कांग्रेस? दोनों है, दोनों एक सिक्के के दोनों रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। सर, मैं उनका स्पोक्स पर्सन कभी नहीं बन सकता इंशाल्लाह। उनका वही जाने, वही बताएं। वो माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, बड़े परिवार से आते हैं और उनके घर में एक नहीं कितने तीन प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी बनना चाहते हैं, नहीं मालूम पर। तो कभी वो बन पाएंगे प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से? नहीं, मैं अपना कह सकता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे मंत्री बनने का शौक़ है। तो मेरे ज़िंदगी के मकसद अलग है, मेरे ज़िंदगी के ख्वाब अलग है, जद्दोजहद अलग है। अब जिनको बनना है, आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए ना मोदी जी से। आप आइडियोलॉजी तो मुकाबला ही नहीं कर रहे। आप अपना गोत्रा दिखाते हैं,
आप उसी पिच पे कैसा खेलेंगे? आप जो पिच पर मोदी जी आपको खिलाना चाह रहे हैं उसी पिच पर खेल रहे हैं। इतने चुनाव आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये तो वही उनके जिम्मेदार काबिल लोग हैं, वो हम इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसको कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह, फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल है। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम और सवालात का एक और 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डेब्रिस में पड़ी हुई हैं और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी आगल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है? इतरा के उलट सकते हो, लहरा के बिखर सकते हो, बंद कर कहां तुम्हें जीना है, क्योंकि आप मेरा असली गहना है। आपका टूटना मना है। 30 जड़ी बूटियों वाला पतंजलि केश कांति एडवांस हेयर ऑयल दे बालों को प्राकृतिक पोषण की ऐसी शक्ति जो उन्हें टूटने से रोके और नए बाल उगाए। तो अब बालों का टूटना मना है। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। अगर चाहिए आपको स्किन ग्लो तो बोलो हेलो। एलोवेरा, नीम, हल्दी व मंजिष्ठा जैसी जड़ी बूटियों से तैयार नेचुरल पतंजलि एलो कांति जेल ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको दे प्राकृतिक ग्लो। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका वोट टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। वार पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 years ऑफ ट्रस्ट। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका वोट टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। जो भी आया हैरान रह गया। तो रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? दिल के सारे राज खोल गया। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लोगों का प्यार जो है ना, यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। अलग अंदाज का मुरीद बन गया। जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे राजद जी जैसा वकील चाहिए। बड़ी से बड़ी बात कह गया। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार, आपकी बात अब जब कहेंगे ना तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा। 30 साल से देश के दिल की आवाज, आपकी अदालत।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को डराते हैं। ओवैसी साहब, आपकी तकरीरें मैंने सुनी हैं। ऐसा लगता है जैसे आप मुसलमानों से कह रहे हो कि हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा। नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा का बात हो रही है। नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं 3 सीट में लड़ रहा हूं और ये बोलना कि मेरी वजह से मोदी बीजेपी जीत रही, गलत है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी मजबूत करिए ताकि भारत की राजनीति में आपकी आवाज़ हो, आपकी मसाइल को कोई सुन सके। तो मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं। आप डरा रहे हैं। आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारी वजूद को खतरा है। 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में। बिल्कुल, ये एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है। मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। खबरस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया। वो ड्यू प्रोसेस है? आप बताइए, बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को, 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया। क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको कि क्या कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पास कोई मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है उनको। वो तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर चुके हैं। तो आप खुद ही बता रहे थे वो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका वो तो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के दौरान कुछ नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी उनके लीडर हैं, वो कुछ फिगर्स बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% है। जो आवास योजना है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 31.3% मुसलमानों को दिए, 33% किसान सम्मान निधि मिला, 36% बेनिफिशरीज हैं मुसलमान मुद्रा योजना के। मैंने यूपी में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का RTI डाला, उसका रिप्लाई देख लीजिए। सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? RTI में डाला तो आप रिप्लाई नहीं देते आप। अच्छा, यूपी की आप बात करते हैं। अरे भाई, यूपी में आपने इलाहाबाद में घर है महिला के नाम पर, आपने पति को नोटिस देकर घर को डिमोलिश कर दिया। क्यों डिमोलिश किया? क्योंकि CAA का प्रोटेस्ट किया आपने। ये कोई इंसाफ है? बताइए आप। यूपी की आप मिसाल दे रहे हैं। सुनिए, थाली मारने के। यूपी में हथकड़ी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, हथकड़ी में, उसमें एक MP भी है, प्रिजनर है, पुलिस की कस्टडी में आकर गोली मार देता है और बोलता है यूपी में सब कुशल मंगल है। ये कैसा होगा? अब ये तो बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो गया। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हम गोली मारो, बुलडोजर चला दो। ये तो रूल ऑफ लॉ के तहत तो नहीं है ना। अगर कल आप सत्ता से दूर हो गए, और होंगे दूर आप, पावर इटर्नल नहीं है। पावर इंदिरा गांधी के पास नहीं रहा, नेहरू जी के पास नहीं रहा, सब हम दुनिया में मुसाफिर हैं। आज यहां बैठे हैं, वो क्या शेर है राहत इंदौरी का, वो शेर तो यही है ना कि भाई हम सब किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है हमारा, हम सब चले जाएंगे। जिस दिन सत्ता आपके पास से चले जाएगी, कल वही आपसे कोई करेगा तो क्या करेंगे आप बताइए? हम वही तो कह रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करो, कोई ऐसा गलत काम मत करो जो आप उसका एक प्रेसिडेंट बना देंगे। आप तो वही कर रहे हैं। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? सर, आप सबको गोलियां मारेंगे, जो छोटा छोटा क्राइम होगा उसको पैर में गोली मारकर मीडिया के सामने लाते हैं कि फलां जगह था ये क्राइम के, हमने गोली मार दी उसको। ये गोली मारने से क्या होगा? आप देश को गोली से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे? ये तो नहीं होगा ना। आप बुलडोजर चला रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। मैंने कितने घर तोड़ दिए आपने, हिसाब ही नहीं है सबके। जो कुछ किया उसका असर यूपी में जनता को राहत मिली या नहीं मिली, ये मैं पूछ। नहीं, ये देखिए, ये जो खामोशी है ना, ये खबरस्तान की और शमशान घाट की खामोशी है। ये खामोशी ठीक नहीं है। इत्मीनान की खामोशी अलग है, शमशान और खबरस्तान की खामोशी अलग है। ये जो खामोशी आप देख रहे हैं, इसको आप समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि ये बड़ा सन्नाटा है। भाई, सन्नाटे की भी आवाज है, वो सन्नाटा ठीक नहीं है हमारे लिए। मैं आपको यूपी के फिगर्स बताता हूं। वो कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं,
यूपी के कुंवर बासित अली स्टेट प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी मोर्चा के, उन्होंने कहा कि 46 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर उत्तर प्रदेश में मिले, जिसमें से 18.5 18.5 लाख बेनिफिशरीज मुस्लिम्स हैं। कोई भेदभाव नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर कहें तो उन्होंने एक शाहजहांपुर का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर 760 घर बने हैं, जिसमें से 524 मुसलमानों को दिए हैं, 70%। नहीं तो आप दिए हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? मेरा वही टैक्स पेयर है, देश का पैसा है, कोई योगी जी का घर का पैसा है क्या? उनका घर का तो पैसा नहीं है, देश का पैसा है। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें रखी गई हैं, तो आपको करना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि दाढ़ी टोपी देख के उसको लोग मारने लगते हैं। बिल्कुल मार रहे हैं। आपकी कस्टडी में 2 लोगों को आप मार दिए, कोई महीना हर महीने में 2 लोगों को गोली मारते हैं आप, हर महीने में 2-3 घर को तोड़ देते हैं बुलडोजर से। उसके बारे में बात करिए। क्यों वक्फ प्रॉपर्टीज पे आप कब्जा कर रहे हैं? गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों छीन रहे हैं आप लोग? ये भी तो बताइए। और कितना बजट है माइनॉरिटीज का, वो भी बता दीजिए आप, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। मदरसे के टीचरों को आपने तनख्वाह देना क्यों बंद कर दी? जब देश के सामने आपने कहा कि मदरसे फुला होता है, भाई जब उन मदरसों में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, आपने क्यों बंद कर दिया उन लोगों को? आप बोले हम देंगे नहीं। हलाल का मसला आपने क्यों उठाया वहां पर? क्यों उठाया हलाल का मसला आपने? गैर जरूरी को उठाया आपने वहां पर, और इंक्वायरी करा दी आपने एसटीएफ लगाकर। नहीं कराना चाहिए था। क्यों कराए भाई? आप इसमें देखिए, इशू क्रिएट करना, और कोई इशू है ही नहीं, आप इशू क्रिएट कर दिए। देखिए, आपके बारे में सबसे सही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। हैदराबाद में गए, उन्होंने कहा ओवैसी ने पूरे हैदराबाद में हमास के पोस्टर लगा दिए हैं। मैंने ओवैसी को बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट वीसा बनवा देता है, तुम गाजा जाओ, लेकिन वहां जाते नहीं है, यहीं से शोर मचाते हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान में तो कंफ्यूजन ला लिए। जो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान थी, हमास का कोई पोस्टर हैदराबाद में नहीं लगा। ये झूठ बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। फलस्तीनियों की ताईद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक हम खो चुके हैं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहां के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम आरएसएस का पैंट पहनकर लट लेके मत जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ। हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। इतना कर दो बस, आप इतना कर दो। आप वो भी नहीं करते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं ज्यादा, उनको लगता है कि अब मैं सेकंड अमित शाह बनूंगा। तो अब बीजेपी में ख्वाब देखना गुनाह है, इतने बड़े ख्वाब देखना, उनको शायद नहीं मालूम। तो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे गाली देंगे हमास का। अरे भैया, आप ये बताइए, भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, हाँ, आपके ब्राजील चला गया, हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूं, चले जाइए? नहीं, मैं देखिए, गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेकर जाए, हम जाने तैयार हैं। भारत सरकार चल के देखें। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की, 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में, डेब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते, या हबीबी आगल। अब बताइए, ये कौन सी मोहब्बत है? अब देखिए, इनका हेमंतों का जहन देखिए। ओवैसी को हमास से मिला दो, हमास से मिला दो। अरे भाई, तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सज़ा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से, जिसने 47 में अपनी जान दे दी। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से, जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से।
मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही ये है, मुसलमान टू टेररिज्म। उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निजाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। हम नहीं मिटेंगे, जब तक दुनिया रहेगी हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। तो ये इनका बोलने का थॉट प्रोसेस है। अब इनको क्या लग रहा है कि वहां पर इतना जुल्म किया आसाम के मुसलमानों पर, उसके बावजूद भी आसाम में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है सबसे ज्यादा नंबर में नीट में क्वालिफाई हो गए। तो हेमंत तो परेशान हो गए कि क्या ये कैसे इतने क्वालिफाई हो गए। और वहां पर जितने मदरसों को उन्होंने डिमोलिश किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके, कभी इसकी तारीख नहीं मिलती। कई लोगों को उन्होंने होमलेस कर दिया मुसलमानों को वहां पर, और जरीमैंडरिंग करके उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी वहां पर। तो ये इनका रिकॉर्ड आसाम का है। अब तो उन्होंने चिंता की है छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों की जिनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती थी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सेंट्रल एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है। चाइल्ड मैरिज का एक स्टडी है, गरीबी की वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम कि भारत सरकार का डेटा है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में हुई, 84% तो हमारे हिंदू भाई बहनों में की हुई है, 11% मुसलमानों की है। तो कहां पे कर रहे हैं वो भाई, आप ये देखिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि 90 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक कानून था, नहीं, जिसके तहत अगर बच्ची की उम्र कम है, लड़के की उम्र कम है, तो भी उसकी शादी रजिस्टर हो जाती थी। ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये एक झूठ फैलाई जाती है मुसलमानों के बारे में। जो हिंदू लड़कियों की शादी 18 साल में होती, एवरेज उतना ही मुसलमान लड़कियों की 18 साल में शादी होती। और वो जो 90 साल पुराना कानून उन्होंने जो ख़त्म किया है, अब कानून ये बना है रात के 12 बजे कि मुझे अगर शादी करना है मुसलमान की बेटी या बेटी की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। भाई, स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह कहाँ होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर का कहां प्रोविजन होगा जो दूल्हे को दुल्हन को देना पड़ता है? आप मेरा मजहबी रिचुअल्स जो है जिसके बगैर मेरी शादी नहीं, क्यों छीन रहे मुझसे? आप क्यों छीन रहे मुझसे? यही कहते हैं, ऐसी बातें कह के आप डराते हैं मुसलमानों। डराते नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं मैं। उन्होंने जो 90 साल पुराना कानून को खत्म किया है, आपने क्यों किया? भाई, चाइल्ड मैरिज तो नहीं होनी चाहिए। वो कानून मैंने देखा है, उसका जो स्पेशल प्रोविजन आखिरी जो उसका पैरा है उसमें लिखा है कि अगर इस कानून के बाहर भी निकाह होता है, कोई शादी होती है, तो उसको रिपील नहीं किया जाएगा इस कानून की। निकाह कैसे होगा जब मैं स्पेशल मैरिज एक्ट करूंगा? मैं कैसे होगा? निकाह स्पेशल मैरिज एक्ट तो सेक्युलर सब लोगों के लिए है। वही तो मैं कह रहा हूं, सेक्युलर अगर है तो भाई आप हिंदू धर्म के लिहाज से हिंदुओं की शादी होगी, सिख धर्म के लिहाज से सिखों की शादी होगी। यही तो आप फैलाते हैं। जैसे अब यूसीसी के बारे में अब आप कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो निकाह नहीं हो सकेगा, सबको शादी करनी पड़ेगी। वो अच्छा, सच तो नहीं है। चलिए, यूसीसी की जरूरत ही नहीं है देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वॉलंटरी होने चाहिए। हमने यूसीसी के लिए क्या किया? हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाया, हमने ऐसे 2 सेक्युलर कानून बना दिए। अब आप मेरे को बताइए, जैसा कि आप मुझे मालूम था आप इस सवाल करेंगे, मैं लिख कर लाया हूं उत्तराखंड का सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म में प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है कि मां के तरफ और भाई के तरफ शादी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मुसलमानों में हो सकती। आप वो प्रोविजन लाए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में। भाई, मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? आपका धर्म है, आप उस पर चलिए, मुझे क्यों थोप रहे हैं मुझ पर आप? ये नंबर 1 पॉइंट ये है। उसमें बहुत सारी लिस्ट दे दी है कि बहनों से, कजन से शादी नहीं हो सकती। उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट आपने बना दी। हाँ। अच्छा, उसमें और एक चीज क्या कर दिया आपने कि 2010 में अगर आपकी शादी हुई किसी की उत्तराखंड में, आपको रजिस्टर कराना है अभी। अब 2010 में अगर किसी की अपने रिश्तेदारों में शादी होगी तो रजिस्टर नहीं होगी वो। आपके धर्म मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा धर्म की मोरालिटी अच्छी है, मेरे धर्म की मोरालिटी खराब है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी से मैंने पूछा था, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा ये जो एक मुसलमान 4 शादी करते हैं, ये भी हलाला होता है, इस सबको रोकने के लिए कानून। नहीं, देखिए, ये झूठ कह रहा है पुष्कर सिंह धामी, झूठा है वो। 2006 का आप जाकर देखना, मैं सुनने के बाद, 2006 का गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि 100 अगर शादी होती है उसमें हिंदुओं में 1.7 2 बीवियां हैं, मुसलमानों में 2.5 है। ये 2006 का डेटा है। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? और मुसलमान में जब शादी होती है तो उसको बीवी का स्टेटस मिलता है। हिंदू धर्म में किसकी सेकंड मैरिज हो तो बीवी नहीं होती, मिस्ट्रेस होती है वो। और अगर मैं मर जाता हूं मिसाल के तौर पर, और मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक में ही परेशान हूं, वैसे अगर 2 बीवी है
अगर 2 बीवी है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं लोग? अच्छा आप ये बताइए, डिवोर्स का, उत्तराखंड में डिवोर्स का कानून आपने क्या कर दिया, उसको सेम कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट 54, स्पेशल मैरिज एक्ट 50 और डिवोर्स एक्ट 1869। अरे क्यों कर रहे आप? आप अपने धर्म का कानून मुझ पर डाल के बोल यूसीसी, कौन से यूसीसी है जब आप उसमें ट्राइबल्स को अलग करते हैं? यूनिफॉर्मिटी कहां है सर उसमें? जब आप यूनिफॉर्मिटी कहां कर रहे हैं? चौथी बात यह है कि उत्तराखंड का जो बोल रहे यूसीसी नहीं है, यूसीसी तो पूरे देश में होना चाहिए, और आप स्टेट में कानून बना रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को उनको रिलीजन से दूर कर दो, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर कर दो। रिफॉर्म के नाम पर आप मुसलमानों से हमारा रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 आपको कह रहा हूं, इनका डिवोर्स का सेक्शन 25, 27। और शादी जो इस्लाम में होती है ना, वो जन्म जन्म का साथ नहीं होता। हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जन्म मेरे लिए काफी है, दूसरे जन्म में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी। मैं कह रहा हूं आपको, भाई जन्म जन्म का साथ नहीं है वो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा, आपका इस पे क्या कहना है? ये सरासर झूठ है, गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमान और हिंदुओं का, 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.41, अब वो आया है, लेटेस्ट जो डेटा है गवर्नमेंट का, 2.36। हिंदुओं का था 3.30, गिरकर 1.94 है। तो डिफरेंस जो है सिर्फ 0.4% का है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाय 2070, और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद। वो और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वो 18.87%, उतना ही होगा। ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत चलती हैं और लोग एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि बेल्जियम में बैलेंस बिगड़ गया, वहाँ ज़्यादा मुसलमान हो गए, वहाँ के लोग कम रह गए। सर बेल्जियम का वाफुल अच्छा होता है, मैं भी कभी खाया, मगर बेल्जियम में वहाँ पर जो लोग आए अरब कंट्रीज से, तो वहाँ पर रह रहे हैं, मगर भारत में तो ऐसा नहीं होने वाला है। भारत में एम्पिरिकल एविडेंस है। आप जो नंबर्स कह रहे हैं उसको भी वो लोग चैलेंज करते हैं, उसको लेकर वो ये कहते हैं कि जब जनसंख्या गिनने वाले लोग जाते हैं जी, तो मुसलमान अपने 9 में से 5 बच्चों को अंदर छुपा लेते हैं, 4 को गिनवाते हैं, 5 को नहीं गिनाते। तो उनको कैसे मालूम कि 9 है? या तो ये है कि जो करने गया है वो ही उनको पैदा किया, या फिर उनका चचा है, या उनका दादा है, या नाना है, या उसकी बेटी उस घर में है। भाई मालूम कैसे मालूम? ये गलत बात है ना सर। 9 पैदा कर रहे, नहीं है पैदा कर रहे। आप तालीम को आम करिए, आप मुस्लिम महिलाओं को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए। आपको मैं बोल रहा हूं कि 21 से पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। आप तालीम में मदद ही नहीं कर रहे हैं। मोदी जी स्कॉलरशिप बंद कर दिए। मोदी जी ने तो आपकी अदालत में कहा था, मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। मोदी जी हमारे हाथ में कुछ रखे ही नहीं है, हमारा घर ही छीन लिए, मस्जिदों को छीन रहे हैं, शनाख्त को छीन रहे हैं। वो तो मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं माशाल्लाह से, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई आप अगर एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर दे रहे तो आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th क्लास से क्यों की? आपको क्लास 5, 3, 6 से करना चाहिए था। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन क्यों बंद किया जिसमें लोग PhD करते? आपने क्यों बंद किया उसको? भाई आप जो कर रहे हैं मैं बता रहा हूं ना, आपने मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप को कम कर दिया। 2021-22 का जो बजट था उसमें से खाली 22% खर्च हुआ। बताऊं मैं आपको, ये पार्लियामेंट का डेटा उठाकर देख लीजिए आप। तो पॉपुलेशन, आप मुतमईन रहिए मेरी बहन के मुसलमानों का पॉपुलेशन 18.9 पे रुक जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और हिंदुओं और मुसलमानों में 80 करोड़ का फर्क है, रहेगा बराबर हो, फिक्र मत करिए। ये बीजेपी RSS की बातों में मत जाइए। इनको ये अगर आपको बोलेंगे देखो भाई भैंस उड़ रही, तो यकीन मत करिए उनका।
वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो इस्लाम के कारण जनसंख्या कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उसमें बिलीव नहीं करते, सबसे इसलिए ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ा झूठ है ये। कॉन्ट्रसेप्शन का जो इस्तेमाल हुआ है, मैं वो भी डेटा दे रहा हूं, 92-93 में मुसलमान लोग 27.7 कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करते थे। 2019 में 60.2% मुसलमान कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इसमें हिंदू भाई में, हिंदू धर्म में भी बड़ा भी आई है। 41 थे 92 में, वो बढ़ के 67.9 हो गया। अच्छा, अब आपको मुस्लिम मर्द के खिलाफ बड़ा ये लोग बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रसेप्शन मर्द जो इस्तेमाल करते भारत में मुसलमान है 34.10, और हमारे हिंदू मर्द जो है 34.10। हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि वही माने जो बच्चे कम पैदा जो फैमिली प्लानिंग करेगा वो देश के हित में होगा, वफादार होगा। सबसे बड़े वफादार आप हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं क्यों 75% आप लोग फैमिली प्लानिंग करते, 45% मुसलमान, 50% हिंदू करता है। नहीं, तो ये बता रहा हूं ना कि ये गवर्नमेंट का डेटा मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। इसलिए बीजेपी जो एक माहौल पैदा करती है, आरएसएस, संघ परिवार, कि भाई ये लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, स्पेसिंग करते हैं। इस्लाम में आपको ये कहा गया आपने टाइम से बच्चे पैदा करिए, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग करा रहे हैं, बावजूद उसके इस्लाम इजाजत नहीं था। 20% मुस्लिम महिलाओं ने फैमिली प्लानिंग कराया, 20%। ये आपको बोलते नहीं है डेटा ये। और मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे रॉन्ग प्रूफ करिए आप, और फिर आ जाएंगे आपके दाल कठहरे में अगर रजिस्टर में बुलाए तो। ये मेरे लिए ऑनर है कि उन्होंने मुझे 2 मरतबा बुलाया। जब दाढ़ी उतनी वाइट नहीं थी, अब वाइट होगी, फिर भी उन्होंने बुला लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जनता में सवाल आप अपनी तकरीरों में, सभाओं में कहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन रहा है और हमें इनमें कुछ छुपे लोगों को पहचानना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो कौम के लोग हैं वो ये बात आपकी पसंद करेंगे और आपके साथ आना चाहेंगे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद तलवार उठाने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे। तो ये एक तारीख रही है मीर जाफ़र, मीर सादिक की, जो आज भी हैं। मैं ये बता रहा था आपको। जैसा हमने अभी देखा, आपको शायरी का कितना शौक है। आपकी तकबीरों में भी हम देखते हैं कि आप अपनी बात को शायरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर आप क्या शायरी अर्ज करना चाहेंगे? इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। सरदार साहब कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। पहले तो आपने हमारी तारीफ करी और आपकी भी तारीफ है कि हम सब उल्टे हाथ में घड़ी पहनते हैं और लोग कहते हैं कि मुसलमान उल्टे होते हैं, जबकि आपने सीधे हाथ में घड़ी पहनी है, तो उल्टे में तो हमने पहनी है। खैर, और दूसरी बात, मैं उल्टा तो नहीं हो गया ना? नहीं, आप सीधे में पहने, हम उल्टे में पहने। और दूसरी बात सर, सब जैसे कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, आपने भी कहा कि ये सब अखंड भारत की, हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा उसके आज उसमें है, तो वो अखंड भारत के फेवर में हैं। तो आज 17% हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे, तो अखंड भारत वो चाहते हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि हमारा भी पंजाब वहाँ से आ जाए, अखंड भारत बने, हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ से आ जाए। भाई साहब, तो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ से आएंगे तो आपके ही सपोर्टर बढ़ेंगे, ओवैसी साहब का नारा और बढ़ेगा, आपका नाम और बढ़ेगा। देखा आपने, अखंड भारत के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा बांग्लादेश ले लीजिए आप, पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, आधा अफगानिस्तान ले लीजिए, आधा बर्मा ले लीजिए, थोड़ा भूटान ले लीजिए, पूरा नेपाल ले लीजिए। मगर सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि पहले पीओके ले लीजिए आप, चीन को भगाइए। पूरा पाकिस्तान ही आ जाएगा तो छोटा पीओके तो महर में ही आ जाएगा। पूरा पाकिस्तान आ जाएगा तो पीओके तो महर में ही आ जाएगा। ले लीजिए ना, कौन रोक रहा है भाई? आप भी सपोर्ट करिए ना सर। अरे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मांग रहे हैं, आप भी लिख के दूं क्या मैं? बोलिए आप। जी क्या बोले? चलिए, एक ऐसा नोट है जिस पर मैं एक ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवालात का एक और। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी, आरएसएस छीनना चाह रही है। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो
तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला। शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। जो भी आया हैरान रह गया। तो रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? दिल के सारे राज खोल गया। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लोगों का प्यार जो है ना, यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। अलग अंदाज का मुरीद बन गया। जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे राजत जी जैसा वकील चाहिए। बड़ी से बड़ी बात कह गया। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार आपकी बात अब जब कहेंगे ना, तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा। 30 साल से देश के दिल की आवाज, आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। जी बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी RSS छीनना चाह रही है। ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। बिल्कुल कौन सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। और सुनेरी बाग की मस्जिद में कभी आपने सुना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मंदिर के सामने से जा रहा है तो मंदिर में पूजा रोक दी जाती? कभी सुना आपने? सुनेरी बाग की मस्जिद में जब कभी प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाता है, मूवमेंट, जिसको मूवमेंट बोलते, नमाज नहीं होती उस वक्त में सुनेरी बाग में? क्यों नहीं होती भाई? आप पूछ लीजिए, मेरी बात का यकीन मत करिए, आप जाइए वहां के इमाम साहब से, लोगों से पूछ लीजिए। देखिए, किसको बिल्डिंग को गिराना है नहीं गिराना, ये तो कोर्ट के फैसले होते हैं। नहीं, आपने नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। चेन्नई में सरकारी जमीन पर अवैध दरअसल बताने के लिए, जो रिलीजियस प्लेसेस हटाने के लिए ऑर्डर दिया है। चेन्नई में कोयम्बेडू मस्जिद है, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे सभी जो धर्मस्थल हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, उन सबको हटाना चाहिए। सर, कोर्ट के ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की बुनियाद पर, जिसको कोर्ट ने नहीं कहा था, आपने उस 600 साल पुरानी मस्जिद को और खबरस्तान को आपने शहीद कर दिया।
और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। अगर मैं भारत की पार्लियामेंट में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? मोदी जी जिंदाबाद बोल सकते तो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोले, क्या गुनाह है? कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से जिस जगह मस्जिद बन जाती है, वो जब तक दुनिया अल्लाह कायम रहेगा मस्जिद ही रहेगी। आप उसको तोड़ दें कुछ करें, तो मैंने कहा मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसमें प्रोवोकेशन कहां है? और बाबरी मस्जिद एक केस स्टडी है कि किस तरीके से मस्जिद को छीना जा सकता है, उसको हमको समझना है। हमने एक मस्जिद को खोया है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बातों में आकर। सुप्रीम कोर्ट को जाकर बीजेपी ने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं सुना, और क्रिमिनल कोर्ट में कोर्ट ने फाइंड किया कि कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ उसमें, कोई कन्विक्ट नहीं हुआ उसमें। और खुद पार्लियामेंट में ये एकनाथ शिंदे के जो पार्टी लीडर हैं, वो नरसिम्हा राव की तारीफ में कह रहे थे कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। आप बताइए फिर क्या है ये? फिर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप कहते हैं कि मक्कारी से बाबरी मस्जिद ले ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, अगर आप पूरा फैसला पढ़ेंगे सर, तो उसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम उसको जो गलत मानते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फेथ की बुनियाद पर दे दिया, फेथ की बुनियाद पर दिया। अब अगर फेथ की बुनियाद पर आप दे देंगे तो फिर उसका कोई रोक टोक ही नहीं है। अब वैसे साहब हो गया ना, अरे फैसला हो गया, वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, अब छोड़िए उसको, कहां उसमें। यही बात आप उन यहूदियों से कहिए जिसको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया था। वो 1930s की दास्तान को 2024 तक बोलेंगे। मैं भी बाबरी मस्जिद की दास्तान को मेरे मरने से पहले मेरे औलाद को बोलूंगा कि तुम भी बोलते रहना, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद को छीना गया उस तरीके से हम दोबारा मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। क्या 6 दिसंबर इस देश के लिए फख्र का दिन है? बताइए, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता? ये तो पार्लियामेंट ने कहा कि 22 जनवरी फख्र का दिन है, उस दिन राम मंदिर बना। वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा किया आपने, 17 दिसंबर 1992 को पार्लियामेंट ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को कंडेम किया, और रेजोल्यूशन में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का को कंडेम किया और कहा कि ये काला दिन है। अब पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के खिलाफ अगर आप एक और रेजोल्यूशन ला रहे हैं, तो हमने इसी पार्लियामेंट में एज एन इंडियन, प्राउड इंडियन मैं कह रहा हूं कि हमने कहा कि पीओके हमारा है। कल क्या आप रेजोल्यूशन लाएंगे पीओके हमारा नहीं है बोलकर? आप कौन सा प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं? ये तो गलत है ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। अब तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहां तहखाने में पूजा होती थी, और 1993 में जो पूजा बंद की थी वो गलत था, वहां पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इसका मैं आपका एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। 29 और 30 दिसंबर के दरमियान में 49 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, नंबर 1। हाँ, फिर नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया, नंबर 2। नायर साहब उसके जनसंघ के एमपी बन गए। आपने 6 दिसंबर को तोड़ दिया और तोड़ने वालों को आपने जगह दे दी। यहां पर क्या हुआ? यहां पर व्यास फैमिली कह रही है कि हमारे पास 1530 डॉक्यूमेंट है। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी 500 साल से नमाज पढ़ा था बाबरी मस्जिद में, नंबर 1। व्यास फैमिली कहती है कि 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने बगैर रीजन राइटिंग के दिए बंद कर दिया। मैं भी कह रहा हूं कि मेरी मस्जिद को भी आपने बंद कर दिया था। अब कोर्ट आपने कोर्ट को जाके पूजा अलाउ करिए। भाई मेरी नमाज क्यों अलाउ नहीं किया आपने? फिर आप समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद को खोए, दोबारा नहीं खोना चाह रहे हैं। आप इन बातों को समझना चाहिए। अब भाई दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे हम लोग, तो भड़काएंगे आप नौजवान? भड़काएंगे नहीं, सच्चाई को बयान करेंगे। ये जो मैं जो कुछ कह रहा हूं ये फैक्ट है, मैं जो कुछ कह रहा हूं फैक्ट है। अच्छा सर, अब आप चले जाइए, आप ज्ञानवापी पे आ गए, आप चले जाइए मथुरा पे। 1965 में हिंदू और मुसलमानों में एग्रीमेंट हुआ।
मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दे दी। अच्छा, उस एग्रीमेंट पर किसने साइन किया था हिंदुओं की तरफ से? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय से बड़े हिंदू नरेंद्र मोदी हैं? नहीं है। उन्होंने साइन किया। आप 2023 में बोलते हैं कि नहीं, उनको इख्तियार नहीं था वो जमीन तो देने का, लेने का। कौन खोल रहा है इस देश में? कौन जख्म को खोल रहा है? कौन इस देश को उस राह पर लेकर जाना चाह रहा है जहां पर दोनों धर्मों में टकराव होगा? विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट आलोक कुमार, उनकी बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी दे दें, उसके बाद हम कुछ क्लेम नहीं करेंगे। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आए भैया क्यों देंगे? मस्जिद मेरे बाप की थोड़ी है, मस्जिद मेरी मां की थोड़ी है। मस्जिद तो अल्लाह की होती है। मस्जिद का एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है। आप कब तक बोलेंगे वो उस जमाने में मुगल बादशाह था? तो फिर पुष्पमित्रा संघा से कौन इंसाफ करेगा? बताओ मेरे को। पुष्पमित्रा संघा ने कई बौद्ध धर्म के स्तूपों को तोड़ दिया, उसका इंसाफ करिए। चलिए, आप जब मुगल बादशाह को बोलते हैं तो पुष्पमित्रा संघा क्या करेगा? पुष्पमित्रा संघा के बारे में कोई नहीं बात करता। भाई, देश जिस जमाने में पुष्पमित्रा संघा थे, जिस जमाने में मुगल थे, क्या संविधान था? राजा रजवाड़ों में राइट टू इक्वालिटी थी? नहीं थी। हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हमको काम करना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया उस एग्रीमेंट पर। आज आप बोलते हैं हम नहीं मानेंगे उसको। देखिए, इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, देखिए, यही तो मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, आरएसएस के लोगों का करा लीजिए। कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। भाई, मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं। तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर्सन। आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से? मेरा क्या ताल्लुक औरंगजेब से? मेरा क्या ताल्लुक जिना से? भाई, क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, ताल्लुक नहीं है औरंगजेब से। जब आप सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पर एक अल्लाह के वली की मजार है, शायद बुरहानुद्दीन गरीब या जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह गए, वहां पर गए तो आपके रास्ते में खबर आती, उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ी और चले गए। और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, आप निकाल दीजिए उसको। आपको डेलीगेशन को लेके जाते औरंगजेब के पास, फातिहा पढ़े और क्या करे? कुछ नहीं किए। अब उसको बोले अरे वो गए, अरे भाई नहीं वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो। अब बताइए आप। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। सवाल यह है ये किसके इशारे पर पैदा हो रहे हैं? ये समाज में टेंशन पैदा कर। एक प्रॉब्लम यह है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और उनको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि मैं सबको साथ लेके चलता हूं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। और उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनको ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है। और बार बार देखते शिवाजी के बारे में। अरे भाई, शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। शिवाजी के जो तोप का जो जनरल था मुसलमान था, शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे। मगर रजत जी अभी खाली मार लिए, सुनिए। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। ये बात नहीं बोलते आपको। अगर आप ऐसा सेलेक्टिवली बोलेंगे, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हूं, तो शिवाजी के पीछे खड़े वाला मुसलमान था। अच्छा, और शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को मारने के बाद कहा कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से इसकी खबर बनाओ। ये शिवाजी का बड़ापन था। तो इसीलिए तो और यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां बड़ापन देखिए, खबरों को मिटा दिया जा रहा है। ये बड़ापन है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। ऐसा सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं देखिए, एक बात सुनिए, समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़ा रहे, और उस जनता के साथ जो सबसे पिछड़े हैं,
डेटा के लिहाज से उनकी बारे में बात करें, उनसे नफरत ना करें, उनको अपना समझें। मैं वही चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री से, और कुछ नहीं। फाइनल राउंड में हम 1-2 सवाल ले सकते हैं अभी। ओवैसी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन लिए तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। अगर ऐसा होता तो यमन की एक मुस्लिम महिला हिजाब पहने, उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर है मुस्लिम लड़कियां उठें। और अगर आप कभी हमारे शहर को आएंगे, आप देखेंगे कि बुलेट मोटरसाइकिल हिजाब पहनकर, हेलमेट पहनकर चलाते हैं लोग, बुर्का पहनकर चलाते हैं। मुझे भी ताज्जुब हुआ कब देखकर, मतलब बुलेट चला रहे हैं। बोले क्यों, तुमको तकलीफ हो रही क्या? मुझे जवाब मिला, मुझे बोला नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे। सीधे योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं, उन्हें हम लिबरेट करना चाहते हैं। ना, कैद नहीं है। देखिए, कोई कैद नहीं है। अच्छा, बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुर्का पहने लाके बिठाते हैं, वो क्या है? वो क्यों बिठाते हैं आप उनको? ये दिखाने के लिए, देखो हमारे साथ। अच्छा, वो जो लाके बिठाते हैं, वो देश को दिखाने का नहीं है, वो दिखाना है गल्फ के बादशाहों को, हमारे साथ मोदी मुसलमान है, अमेरिका को दिखाने के लिए। अरे भाई, अगर आप मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो इनको एमपी बनाइए ना, एक टिकट दीजिए, एक एमपी बनाइए, मिनिस्टर बनाइए। आप वो नहीं करते। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फौज में जाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। आप जब गोली मार रहे हैं, आप जब बुलडोजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिला के नाम पे घर है इलाहाबाद का, पति को नोटिस देके घर तोड़ देते हैं, तो आपकी कौन सी बातों पर हम यकीन करेंगे? सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। वैसे साहब, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और जैसे आपका स्वभाव है, आपकी फितरत है, आपने बेबाकी से जवाब दिए, किसी चीज़ को टालने की कोशिश नहीं की। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज कुमकुम चड्ढा का फैसला आज के मुकदमे पर। पतंजलि शुद्ध सरसों के तेल के साथ हर घर की यही कहानी। इस तेल का तेज ऐसा जो लाए आंखों में पानी, और स्वाद ऐसा जो भर दे मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि सरसों का तेल। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। महिलाओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते समय है। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जो भी आया हैरान रह गया। तो रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? दिल के सारे राज खोल गया। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लोगों का प्यार जो है ना, यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। अलग अंदाज का मुरीद बन गया। जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे रजत जी जैसा वकील चाहिए। बड़ी से बड़ी बात कह गया। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार, आपकी बात अब जब कहेंगे ना, तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा। 30 साल से देश के दिल की आवाज, आपकी अदालत। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा।
और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। उनसे पूछा उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, उनके उसूलों के बारे में, उनके विवादित बयानों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्ढा के फैसले का। ओवैसी जी अपनी कौम की एक बुलंद आवाज़ है और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। एवरीवन लिसन्स व्हेन ओवैसी जी स्पीक्स। उनकी बातें दिलचस्प हैं और उनकी बातों में अग्रेशन और एक फायरी एलिमेंट है और ये उनकी पर्सनालिटी है, तो अग्रेशन को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इट इज़ लाइक सेग्रीगेटिंग फायर फ्रॉम वुड और टेकिंग अवे द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, सो टू स्पीक। रजत शर्मा is razor sharp, he's of course a colleague and बेबाक हैं और बुलंद हैं। इसलिए आज का जो तकरार थी या जो ये मुकाबला था एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे था एंड इट वाज एट द सेम लेवल, सो फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। बट ओवैसी जी ने हर चीज़ का, हर प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो अदालत उनको ये हिदायत देते हुए कि अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें, बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे, पब्लिक लाइफ में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी अदालत के बाद आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा बन गई है। जेपी नड्डा ने जयंत चौधरी के साथ फोटो ट्वीट कर लिखा है, आरएलडी परिवार का एनडीए में स्वागत है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी पकड़ है।